नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या उत्तर प्रदेश में चाचा और गच्चा पर सियासत तेज हो गई है? सवाल यह भी है कि योगी, अखिलेश, शिवपाल, केशव प्रसाद मौर्य, आखिर किसने किसे गच्चा दिया? आज का बड़ा सवाल यह भी है कि यूपी विधानसभा में महिला सुरक्षा पर घमासान क्यों मचा? दरअसल यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई दी, लेकिन साथ में अखिलेश पर तंज भी कसा। चाचा शिवपाल सामने थे, उन पर भी तंज कसा और कहा कि चाचा को गच्चा दे दिया गया। योगी के इस बयान पर विधानसभा में खूब शोर शराबा हुआ। शिवपाल से लेकर अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी पर तीखा प्रहार किया। आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। अपराध यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से हर मोर्चे पर फुल एक्शन मोड में हैं। योगी आदित्यनाथ फिर से पुराने रंग और तेवर में नजर आ रहे हैं। योगी एक तरफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर चुन चुनकर हमला भी बोल रहे हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। आज योगी सरकार ने सूबे के विकास के लिए अनुपूरक बजट भी पेश कर दिया। बजट पेश करने से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा प्रहार किया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रश्नकाल के दौरान महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के लिए सरकार के कार्यों को गिनाया। साथ ही समाजवादी पार्टी पर जोरदार पलटवार करते हुए मुलायम सिंह के पुराने बयान की याद भी दिला दी। और मुझे बताते हुए दुख है कि एंटी रोमियो स्क्वाड का जब हमने गठन किया था, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया था। उसने विरोध किया था और मुझे बोलने में भी कोई संकोच नहीं है कि महिला संबंधी अपराध से जुड़े हुए ज्यादातर मामलों में समाजवादी पार्टी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़े हुए लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं। और यही नहीं, महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। ये महिला सुरक्षा की बात क्या करेंगे? ये महिला सुरक्षा के लिए तो समाजवादी स्वयं एक गंभीर खतरा है। और इसीलिए महिला सुरक्षा के बारे में प्रदेश सरकार पूरी तरह सचेत है, सक्रिय है। हर बेटी को भी, हर व्यापारी को भी सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। योगी आदित्यनाथ ने माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष बनाने पर शिवपाल यादव को लेकर अखिलेश पर तंज कसा और कह दिया कि आखिर चचा को गच्चा दे ही दिया। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है। उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। योगी आदित्यनाथ के तंज पर शिवपाल यादव ने पलटवार किया और कह दिया कि 3 साल आपके संपर्क में रहा, तब आपने भी गच्चा ही दिया। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में
27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, वो आपको फिर गच्चा देंगे। सवाल है कि क्या शिवपाल यादव ने यह मान लिया कि वो बीजेपी के संपर्क में थे। हालांकि अखिलेश यादव ने भी चचा को गच्चा वाले बयान पर योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया, तो डिंपल यादव ने योगी सरकार को अपने काम को महत्व देने की नसीहत नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। इन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज़्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात होगी। माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष की कमान देने के बाद बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल के सपनों पर तो पानी फेरा ही, साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान दिए गए पीडीए फॉर्मूले पर अखिलेश की असलियत सामने आ गई। बीजेपी अखिलेश के पीडीए को धोखा बता रही है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच तकरार की बात को हवा दे रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी के साथ बैठक की। वैसे ये विभाग गृह मंत्रालय में आता है और सीएम योगी आदित्यनाथ के पास गृह विभाग है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के तेवर ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर मौका दे दिया। हालांकि अखिलेश यादव इसे बीजेपी की रणनीति बता रहे हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटेजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। अखिलेश माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेल रहे हैं। अखिलेश का मकसद ब्राह्मण वोटरों को अपने पाले में लाने की कवायद है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कल ही ओबीसी सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर हिंदू समाज को बांटने का आरोप लगा दिया। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश माता प्रसाद पर दांव लगाकर 2027 में योगी को टक्कर दे पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यूपी में कौन किसे गच्चा दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। तो चलिए ये रिपोर्ट आपने देखी। आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। एसएस सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ। विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ। सुनील साजन जी, प्रवक्ता और नेता समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। ये गजब उलझन वाली स्थिति है, ये गुत्थी जरा सुलझाइए, किसने किसको गच्चा दिया। बीजेपी से पूछिए, वो कह रही है कि 2016 में मंत्रालय आप लोगों ने छीने, उनके गुट के लोगों को आपने अलग कर दिया, मजबूरन उनको पार्टी छोड़नी पड़ी, तब गच्चा दिया, आज भी गच्चा दिया। इधर सदन के अंदर शिवपाल जी ये कह रहे हैं कि दोनों डिप्टी सीएम गच्चा दे देंगे। ये आप लोग खीर बनाकर, जलेबी बनाकर बनाना क्या चाह रहे हैं? देखिए राकेश जी, मैं केवल एक बात कहूंगा कि लोकतंत्र में बोलने की आजादी है। कोई किसी को बोल सकता है किसने गच्चा दिया, किसने गच्चा नहीं दिया, लेकिन राजनीति में जो असली गच्चा देती है वो जनता देती है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आप देख लीजिए, 24 के पीडीए ने बीजेपी को गच्चा दे दिया, उत्तर प्रदेश ने बीजेपी को गच्चा दे दिया। या जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि योगी जी ने मोदी जी को गच्चा दे दिया है। और सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी में परेशानी इस बात की है कि वो पीडीए का विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे। अब पीडीए का विकल्प क्या ढूंढेंगे जिसकी खुद आबादी 80, 85 और 90% हो, उसका विकल्प 10% वाले लोग क्या ढूंढेंगे और कैसे ढूंढेंगे? तो सवाल यह है कि पीडीए के लोगों का लगातार उत्तर प्रदेश में अपमान। अजय बताइए, उत्तर प्रदेश में पिछड़ों को शिक्षक भर्ती में आरक्षण कौन छीन रहा? यही योगी सरकार छीन रही है। तो योगी जी नहीं चाहते हैं कि उनकी बिजली व्यवस्था पर बात हो संसद में, बाढ़ पर बात हो, भ्रष्टाचार पे बात हो, पेपर लीक पे बात हो, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। गच्चा देने का काम तो केशव प्रसाद मौर्य जी लगातार। फिर तो इसमें एक बात है जो बीजेपी आरोप लगा रही है, डिप्टी चीफ और मिनिस्टर, वो बात ये कि डिप्टी हटाना आप लोगों ने गच्चा दे दिया माता प्रसाद पांडे को आगे करके।
देखिए ऐसा है, ये बात वही लोग कर सकते हैं जो समाजवादी इतिहास न जानते हों। इस देश में जब समाजवादी इतिहास राकेश जी आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, या जो आपके दर्शक हैं वो पढ़ेंगे, तो जो पिछड़ा है, दलित है, आदिवासी है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है, उसका नेतृत्व लगातार किसने किया? जब गांधी जी ने किया तो गांधी जी बड़ी समाज के थे, लेकिन नेतृत्व पीडीए का कर रहे थे। गांधी जी के बाद लोहिया जी ने किया, लोहिया जी भी बड़े समाज के थे। उसके बाद बीपी सिंह जी ने किया, कपिल देव सिंह जी हैं, आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, मोहन सिंह जी हैं, ब्रजभूषण तिवारी जी हैं, जनेश्वर मिश्रा जी हैं। ये कौन लोग थे? ये अगड़े समाज से आए हुए वो लोग जो पीडीए के हित के लिए, पीडीए के अधिकार के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी सामाजिक बराबरी के लिए, आर्थिक बराबरी के लिए, राजनीतिक बराबरी के लिए और शैक्षिक बराबरी के साथ साथ धार्मिक बराबरी के लिए लड़ रहे थे। लेकिन फिर तो सुनील जी एक सवाल उठेगा, मैं पहले इस पर एसएन सिंह से रिप्लाई ले लूं और फिर आपसे ये सवाल करूंगा कि इतनी पीडीए की झंडा बरदारी हो रही थी। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं राकेश जी। अच्छा चलिए पूरा कर लीजिए, फिर मैं आता हूं। सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। ठीक है। अच्छा, अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को बनाया, माता प्रसाद पांडे जी ने सदन में क्या कहा, मीडिया के सामने क्या कहा कि हम विधानसभा में पीडीए के लड़ाई को आगे ले जाएंगे। यही समाजवाद है। समाजवाद में तो सबकी जगह है ना, हम किसी से भेदभाव नहीं कर रहे हैं। पीडीए हमारी रणनीति का हिस्सा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है। सुनील जी, इतनी रणनीति अच्छी थी तो 17 में आप लोगों की सरकार बाहर क्यों हो गई, और क्या सवाल पूछकर महिला सुरक्षा का आप लोग फंस गए? उस पर मैं आऊंगा, लेकिन पहले एसएन सिंह, जो बात सुनील साजन कह रहे हैं कि गच्चा आप लोगों को जनता देगी, गच्चा आपके दोनों डिप्टी सीएम देने वाले हैं, जो सदन में ये बात कही गई, कहां आप लोग गच्चा शब्द लेकर आ गए विधानसभा के अंदर? राकेश जी, कल शिवपाल जी एक शेर सुना रहे थे। शिवपाल जी कह रहे थे कि मैं तुम पर इतना भरोसा करता हूं कि हर तरह से झूठ तुम्हारा सच्चा लगता है। मैं तुम पर हर बार भरोसा करता हूं, इतना सच्चा झूठ तुम्हारा लगता है। राकेश जी देखिए, एक देसी कहावत है कि मिथ्या न जाए देवरीति वाणी। जो बुजुर्ग कहें, माता पिता कहें, वो झूठा नहीं जाता है। आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जो मेरा नहीं वो तुम्हारा कैसे, जो मेरा नहीं वो चाचा का कैसे, जो मेरा नहीं वो आजम खान का कैसे, जो मेरा नहीं वो पीडीए का कैसे, जो मेरा नहीं वो दलितों का कैसे। निश्चित तौर पे आज अखिलेश यादव जी जो एक कहते थे जिसकी जितनी बड़ी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, आज 20% वोट मुस्लिम समाज से लेकर और मुस्लिम समाज को मिला क्या? और ऐसे चाचा जो अनुभव में इनसे ज्यादा बेहतर माता प्रसाद यादव जी से भी मुझे लगता है कि पांडे, माता प्रसाद पांडे नाम सही जी आदरणीय माता प्रसाद पांडे, माता प्रसाद पांडे जी का आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी से अनुभव में फाउंडेशन मेंबर रहे और शिवपाल जी के लिए आज हर तरह के राकेश जी जो दरवाजा बंद कर दिया अखिलेश यादव जी ने, वो सबसे बड़ी बात है। जब 2022 का विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ अखिलेश जी, तो उस समय बात हो रही थी राकेश जी, उस समय बात हो रही थी कि आदरणीय शिवपाल जी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन उस समय अखिलेश जी बन गए। आज जब शिवपाल जी की बात आई या मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात आई, तब वो माता प्रसाद पांडे जी को बना दिए। तो मुझे लगता है कि शिवपाल जी का जो राजनीतिक कैरियर है वो यहीं सिमट के रह गया। चौथी बात बहुत अच्छी है, बात हमारे मित्र कह रहे थे, पहली बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। कौन सा पीडीए लागू किए हैं भैया? कौन सा दलित? मुलायम सिंह जी दलित थे, अखिलेश जी दलित, फिर मुलायम सिंह जी, फिर अखिलेश जी। दलित को दिए क्या? अरे दलितों को सबसे ज्यादा अगर पीड़ा कभी पहुंची तो आपकी सरकार में पहुंची। आजम खान जी कहते थे कि अंबेडकर जी उंगली दिखाते हैं कि जो जमीन ये है उसको कब्जा करने। ठीक है एसएन सिंह में आऊंगा। अब एक सवाल और सुनील जी, और सवाल ये है कि एक तो उनका टंग ट्विस्ट हो गया, आपने हंस दिया, आप लोग इतना एक परिवार की बात करते हैं कि बेचारे माता प्रसाद पांडे को माता प्रसाद यादव बोल गए। खैर ठीक है, ये टंग ट्विस्ट हो गया, मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं। आप लोगों ने महिला सुरक्षा पर सवाल लेकर क्या खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार दी? क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वो डेटा गिना दिया, वो डेटा भी जरा स्क्रीन पर डाल दीजिए। लेकिन मैं एनसीआरबी का जो लास्ट ऑफिशियल डाटा रिलीज हुआ था 2022 का, उसमें हत्या, बलात्कार, डकैती, अपहरण, इन 4 अपराधों में 2016 में हत्या, बलात्कार, अपहरण में यूपी नंबर 1 हुआ करता था, डकैती में चौथे नंबर पर था।
2022 में योगी राज में 28वें नंबर पर, हत्या में 24वें नंबर पर, बलात्कार में, डकैती में 31वें नंबर पर, अपहरण में 30वें नंबर पर, रेप की वारदात में यूपी 24वें नंबर पर। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो आंकड़ों में दिखा। तो आप पीडीए की झंडा बरदारी आपके हिसाब से आप लोग करते रह गए, कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। 17 में आप लोगों की सरकार बाहर हो गई, अभी तक सरकार वापस नहीं आ पाई है। 27 का आप लोग दावा कर रहे हैं, तो ये गलत पिच पर खेल गए। देखिए राकेश जी, एक तो समाजवादी पार्टी कभी गलत पिच पर नहीं खेलते, और दूसरी बात, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो ये बताएं कि 1090 कौन लाया, पुलिस को इतनी सुविधा किसने दी, थानों को कंप्यूटराइज किसने किया, थानों को अच्छी गाड़ियां किसने दी, पुलिस का अच्छा ऑफिस किसने बनाया? इन्होंने तो बनाया नहीं। देखिए राकेश जी, क्या होता है, बातें बनाने से कोई कुछ हो नहीं जाता है। और अगर वो पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं समाजवादियों पर, तो हम अगर ये पूछें, नहीं लड़कों से गलती हो जाती है, ये किसने कहा? राकेश जी 10 सेकंड मैं तारीफ करता हूं जो काम मैं उसी पे आ रहा हूं ना। अब बताइए, हाथरस में की घटना में कौन दोषी था, भाजपा में थे कि नहीं? उन्नाव की घटना में कौन दोषी था, भाजपा में थे, हैं कि नहीं हैं? और ब्रजभूषण शरण सिंह किसके एमपी थे, किसके नेता हैं? अभी सोनभद्र में एक विधायक बलात्कार में गए, उनको सजा हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। चिन्मयानंद कौन थे? चिन्मयानंद तो हमने सुना योगी आदित्यनाथ के गुरुजी थे, क्या करा रहे थे? चिन्मयानंद के ऐसे शिष्य हैं या योगी आदित्यनाथ जी के ऐसे गुरु हैं? ठीक है, हम लोग कभी भी पर्सनल नहीं जाते, हम डेवलपमेंट की प्रोग्रेसिव राजनीति करते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं, विचारधारा की बात कैसे हो गया सुनील जी? अभी ये कह देना कि मुलायम सिंह यादव जी ने कुछ कहा था, ये पर्सनल कैसे हो गया? इतने बड़े पद पर रहे तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बात कही थी, ये पर्सनल कैसे हो गया सर? नहीं, आपने पूरी बाइट वो नहीं चलाते हैं। ये लोग नेताजी के उस बयान को उसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं जैसे आलू डालोगे तो सोना निकलेगा। अच्छा। ये बयान राहुल गांधी जी का नहीं था, ये मोदी जी का बयान है। तो भारतीय जनता पार्टी की साजिश में आप मत फंसिए। नहीं, मैं नहीं फंस रहा हूं, मैं अभी विक्रम जी से इस पर फैक्ट चेक भी कर लूंगा, और इसीलिए हमने खास तौर पर इनको इनवाइट किया था। लेकिन पहले एसएस सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी अपनी बात कर लीजिए। 10 सेकंड बाद। भाई, हम आपके कार्यक्रम में जुड़े हैं, कहीं भाग थोड़े जाएंगे। नहीं। और जो बोल रहे हैं वो कहीं नहीं चला जाएगा। अच्छा आप डेटा सही सुनिए। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोहिया की विचारधारा पे कभी चलते थे, लेकिन जब जातिवाद की राजनीति करने लगे, परिवारवाद की राजनीति करने लगे, तब आपने मुजफ्फर के दंगे में आदेश देते हैं कि एक धर्म को पकड़ लीजिए, एक धर्म को छोड़ दीजिए। धर्म के नाम पर आतंकवादियों को छोड़ना, सिमी के समर्थन को वापस करना, और धर्म के नाम पे एक अपराधी के घर जाना, और अपराधी जब जिंदा रहता है उसको मछली खिलाना, ये सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से धर्म के नाम पर काम करते थे। और निश्चित तौर पे समाजवाद में इसकी जगह नहीं है कि जाति देखकर काम करना, धर्म देखकर कार्य करना, तुष्टिकरण का कार्य करना, मदरसे से लड़कियों को उठा ले आना, 700 दंगे कराना, ये सारा काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। तो जो समाजवाद था और समाजवादी पार्टी, ये दोनों अंतर है। समाजवाद ये होता है सबके लिए, लेकिन परिवारवाद और जो समाजवादी पार्टी ठीक है। एसएन सिंह ठीक है सर। अब मैं विक्रम जी आपके पास आता हूं। मुलायम सिंह यादव जी का ये कहना, अब सुनील जी, आज ये पहली बार मेरी जानकारी में कोई समाजवादी पार्टी का नेता ये कह रहा है कि आधा ही बयान चला दिया गया। आज तक तो मेरे कार्यक्रम में या कभी मैंने सुना नहीं, हो सकता मैंने पूरा ना सुना हो, कि समाजवादी पार्टी के लोग ये तर्क दें कि पूरा नहीं सुनाया गया। तो ये कहना कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, क्या ये पर्सनल हो गया? दूसरी बात है, आप यूपी पुलिस के मुखिया रहे हैं। आज जो योगी आदित्यनाथ ने सदन में घटनाएं गिनाई है कि किस तरीके से कमी आई है 2016 से, दहेज की घटनाओं में, बलात्कार की घटनाओं में, महिला अपराध में कमी आई, इसके लिए क्या किया? सर, मैं सीधे से एक सवाल है, समाजवादी पार्टी की सरकार, योगी सरकार, आप जरा महिला अपराध के हिसाब से तुलना कर दीजिए, किसके राज्य में बेहतर स्थिति है? मेरी बातें कड़वी हो सकती है, लेकिन मुझे अब कोई हानि लाभ जब युवावस्था में नहीं थी, तो अब क्या मुझे लाभ हानि का कोई ध्यान रखना होगा? आप लोग बहुत युवा है, आपने माननीय नेताजी का वो बयान नहीं देखा था। मैंने देखा था शक्ति मिल मुंबई में, जब सामूहिक जघन्य बलात्कार हुआ था, तो माननीय नेताजी का था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, ये व्यक्तिगत नहीं,
ये एक कदाचित एक संदेश था समाज के लिए और पुलिस के लिए कि इस बिरादरी के अगर आरोपी हो तो उधर देखना मत। इसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में पुलिस कतिपय मोहल्लों में जाने के पहले 10 बार सोचती थी, कतिपय लोगों के खिलाफ FIR लिखने में 10 बार सोचती थी। हाँ, मैं और बिजलाल अगर हूं तो उनके खिलाफ 302, क्योंकि कतिपय समाज का एक चरमपंथी अगर मर जाए लू खा के तो एक सेवानिवृत्त DGP के खिलाफ और एक सर्विंग DGP और STF के खिलाफ हत्या का मुकदमा लिखने में हम नहीं चूकते थे। अब आप खुद सोच लें, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हम और क्या प्रमाण दें? जहां पर गायत्री प्रजापति हो, जितने बड़े ये धूर्त अवसरवादी और स्त्री लोलुप होने के साथ साथ दुराचारियों की तो बनाई थी। और अब हम कह रहे हैं कि आप जरा मुकाबला कीजिए। जो आंकड़े आपने प्रस्तुत किए हैं, एक जमाना वो भी था कि मतलब आप कहीं पर भी देख लीजिए, जो भर्तियां होती थी उसमें भी इस तरीके से जो बुरी नजर से देखने वाले होते थे वो मनमाने तरीके से भर्तियां करते थे। अब हम आंकड़ों पर ऊपर आ जाएं। आंकड़े आपके सामने हैं। यही आंकड़े वो थे जो पहले थे। उत्तर प्रदेश जघन्य अपराध में शीर्ष स्थान पे होता था और ये अपराध नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हैं, BPRND के हैं। और उसके बाद आज के जो आंकड़े हैं राकेश जी, वो आपके सामने हैं। और हमने अपना कोई आंकड़ा नहीं रखा है विक्रम जी, हमने अपना कोई आंकड़ा नहीं रखा है। हमने NCRB के ही आंकड़े को कोट किया है और जो मुख्यमंत्री ने कहा सदन में वो रखा हुआ है स्क्रीन पर। अब सुनील जी बोलिए, विक्रम जी की बात का जवाब दीजिए। लड़कों से गलती हो जाती है, आप कह रहे हैं आधा बयान, ये कह रहे हैं ये तो पूरा कतिपय एक समाज को लेकर ये संदेश था। देखिए, ऐसा है, अगर कोई इतना बड़ा अधिकारी रहा हो और वो ये बोले कि किसी इतने बड़े प्रदेश का मुखिया इस तरीके की बात कहकर के किसी समाज को बचाना चाहता है, तो ये इनकी सोच को हम कुछ कह नहीं सकते। एक, इन्होंने भर्तियों की बात कही है, नहीं ये गलत कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि विक्रम सिंह जी अब भर्तियां बिल्कुल फेयर हो रही हैं। अब भर्तियों में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। भाई, अगर कोई भर्ती, ये बात तो वही हुई ना कि उत्तर प्रदेश के सदन में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि 46 में 56 यादव भर्ती हो गए। मुझे उम्मीद है कि विक्रम सिंह जी का गणित थोड़ा सा योगी जी के गणित से बेहतर होगा। मुझे यह भी भरोसा है कि ये योगी जी से थोड़ा बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी होंगे। तो मुझे नहीं पता है कि इस तरीके की बातें क्यों कही जा रही हैं। पेपर लीक हो रहा है, पिछड़ों का आरक्षण छीना जा रहा है, दलितों के खिलाफ किस तरीके से जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में रामराज है, तो फिर मुझे क्या कहना है? वो तो जनता कहेगी ना। अभी इसी PDA ने भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हाफ किया है, यही PDA 2027 में भारतीय जनता पार्टी को साफ। विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अजय जी आपके पास आ रहा हूं। राकेश जी, बहुत छोटा सा मेरा बयान है। मैं जीवन के जिस मुकाम पे हूं, पहले भी नहीं और आज मैं दोहरा रहा हूं, कोई हानि लाभ या किसी से कुछ प्राप्त करने का भाव नहीं है। सुनील साजन जी, ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जब नोएडा में और कानपुर में महत्वपूर्ण स्थानों पे 90% एक ही बिरादरी के लोग नियुक्त होंगे, जब भर्तियों में एक बिरादरी को प्राथमिकता दी जाएगी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में भर्तियों में CBI जांच होगी, और इससे ज्यादा गिरावट हम किस तरफ क्या देते। और रही बात इसकी, जो आंकड़े हम नहीं कह रहे हैं, देश का और प्रदेश का एक एक बच्चा महिला कह रही है, पहले के मुकाबले सुनील जी सच्चाई से आप नकार नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर अपराध बढ़े होते महिलाओं के, आप इसको नकार सकते हैं। मैं तो अवकाश प्राप्त था, मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा क्यों लिखा? क्योंकि जो मृतक चरमपंथी था वो जाट बिरादरी का था। ठीक है, आपने जाट बिरादरी के उनके मुकदमे वापस लिए तो हाईकोर्ट साहब को फटकार मिली। इससे बड़े सबूत आप चाहते हैं? बातों से कुछ भी खट कर लीजिए। और मैं फिर कहूंगा, राजनैतिक जो स्वप्न, आप सपनों का निर्माण जो कर रहे हैं, खटाखट, अब जरा खटाखट करके दिखाइए। देश में इतनी अर्थव्यवस्था भी नहीं है कि सबको खटाखट कर दे। मैं आऊंगा सुनील जी। अजय जी ने कुछ नहीं बोला है। अजय जी, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो बोलिए। एक सवाल ऐड कर देता हूं कि अभी तो इधर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चाचा को गच्चा दे दिया गया। अब ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव राहुल को गच्चा दे दें, क्योंकि अभी आप लोग उपचुनाव में सीटों को लेकर फंसे हुए हैं। मामला अखिलेश यादव कह रहे हैं, जो जानकारी है कि भाई इतनी ही सीट पर लड़ी, आप लोग कह रहे हैं इतना सीट हमको चाहिए। बोलिए। अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी की मीटिंग आपके साथ हुई थी, तो जो आप कह रहे हैं अनुमान ही तो लगाया जा सकता है। अनुमान तो कुछ भी लगाया जा सकता है। अब मैं सबसे पहले तो देखिए, आपने आपके साथ हुई थी तो आप बता दीजिए आपके संज्ञान में नहीं बात हुई है, मेरे साथ तो नहीं हुई है।
वो मैं बताऊंगा इसके बाद में। पहले मैं एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 आपको बता दूं, जो आपने शायद गुप्त कर दी या हो सकता है गुप्त गंगा में बह गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में देश में अपहरण के 1,07,588 मामले दर्ज किए गए और पिछले साल ये आंकड़ा यानी 1,01,707 और 2020 में 84,805 था। एनसीआरबी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पर था अपहरण के मामले में। ये आपने क्यों छुपाया? आपने अपहरण की बात तो बताई नहीं, बलात्कार की बता दी, इसकी और उसकी भी अगर आप सुनेंगे कि महिलाओं पर अत्याचार की। और अब आप सुन लीजिए जातीय आधार की जनगणना की जो कर नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं। तो मैंने आपको बताया कि एनसीआरबी के हिसाब से अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश 22 में नंबर 1 था। ये मैं नहीं कह रहा, एनसीआरबी कह रहे हैं और आपने इसको हाईलाइट नहीं करा और बताया नहीं। उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं। 75 जनपदों में माननीय योगी जी या इनके प्रवक्ता ये बताएंगे कि कितने दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक के कलेक्टर यानी जिला अधिकारी और एसएसपी हैं। अगर हैं तो ये पीडीए के कितना सम्मान करते हैं बता दीजिए। केवल अपने सजातीय बंदियों को इन्होंने प्रदेश भर में कर रखा है। 5 से 6 साल हो गए दलित और पिछड़ों के बच्चों को जो वो वजीफा दिया जाता है वो दिया नहीं जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो ये सरकार। और सुनिए सर अजय वर्मा जी, एक तो जो आप 2023 को सुन लीजिए सर, एक तो जो आप 2023 की जानकारी दे रहे हैं वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, लास्ट डेटा नहीं है एनसीआरबी की ओर से। नंबर एक बात है, डेटा दिसंबर के आसपास आएंगे तो उसकी उस पर भी चर्चा कर लेंगे। और आपने एक अपराध की बात की, आप कह रहे हैं बलात्कार को छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ दे भाई? आप तो 16 नहीं, क्यों छोड़ दें? क्यों छोड़ दें दूसरे अपराध को? वो आपकी नजर में अपराध नहीं है क्या अजय वर्मा? नहीं, तो जब फाइनल आंकड़े आ जाएंगे सर तो उस पर भी बात कर लूंगा। और अगर फाइनल आंकड़े आ गए हैं तो मुझे दिखा दीजिए, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। तो फाइनल आंकड़े आए नहीं है तो इसलिए उस पर मत जाइए। मैं उसी चीज पर बातचीत कर रहा हूं जो फाइनल आंकड़े आए हैं। एनसीआरबी की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, 2022 के आखिरी डेटा फाइनल अपलोडेड है। वो सिर्फ एक रिपोर्ट थी जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। तो जब फाइनल आंकड़े आएंगे स्टेट वाइज तो मैं इस पर भी चर्चा कर लूंगा। और सुन लीजिए, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा हूं। बोलिए एसएन सिंह, कुछ कहना चाह रहे हैं, रिप्लाई करना चाह रहे हैं आपको। मेरा देखिए आदरणीय अजय जी से मैं कहूंगा कि हाथ कंगन को अर्सी क्या, सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा। आपकी सरकार जहां रहती है, पंजाब में आपकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ जाती है। राजस्थान में आपकी सरकार रहती है, गला काट प्रतियोगिता हो जाती है। और आपके एक बड़े यशस्वी मंत्री जी कहते हैं मर्दों का प्रदेश है, जैसे मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय आदरणीय मुलायम सिंह जी कहते, वैसे ही आपके मंत्री कहते हैं। सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने वाले कांग्रेस के लोग, दलितों पे की हत्याएं कराने वाले, सिखों की हत्याएं कराने वाले, देश का बंटवारा कराने वाले, पदाधिकारी, देश के संसाधनों पे एक अधिकार बताने वाले और अपनी सरकार में जाति जनगणना नहीं कराने वाले, झूठ बोलने वाले। मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों को जनता नकार चुकी है। 10 साल से आप हजारों षड्यंत्र कर रहे हैं, फिर भी जनता आपको 99 पार क्यों नहीं करी? क्योंकि वो जानती है आप कहते कुछ और है, करते कुछ है। जवाहरलाल नेहरू कौन से दलित, कौन से ओबीसी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी। मुझे लगता है कि भारत में सिर्फ एक ऐसा परिवार है जो दलित। अरे अजय जी, ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए भाई। अजय वर्मा जी, बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए। आपने कुछ कहा उस पर रिप्लाई कर रहे हैं एसएन सिंह, सुन लीजिए। एक तो आप 2023 की जो प्राइमरी रिपोर्ट थी उसके हिसाब से आपने आंकड़े देना शुरू किए। एनसीआरबी ने फाइनल आंकड़े नहीं दिए, आप अपने हिसाब से फाइनल आंकड़े लेकर आए। राकेश जी सुनिए एसएन सिंह, अपनी बात पूरी करिए 10 सेकंड। राकेश जी 10 सेकंड में बोलता हूं। बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूं। जार शेरोस का जो पैसा है ना, जिसको राहुल गांधी जी ले रखे हैं, वो भी समाप्त नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि हिंदू धर्म को जातियों में बांट दीजिए, एक विशेष धर्म को इकट्ठा कर लीजिए। अपनी सरकार का मैं बता रहा था, पंजाब में इनकी सरकार रहती है, मादक द्रव्यों की तस्करी बढ़ गई। राजस्थान में इनकी सरकार रहती है, वहां गौ से लेकर गला काटने की प्रतियोगिता हो जाती है। छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार रहती है, वहां गेंद से लेकर गोबर तक घोटाले हो जाते हैं। कर्नाटक में इनकी सरकार रहती है। ठीक है विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं रुकिए एसएन सिंह, विक्रम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके पहले मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं। अजय वर्मा जी सुनिए, आधी अधूरी तैयारी करके सर आप आते होंगे, मैं नहीं आता हूं कम से कम। अब ये जरा दिखाइए। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। ये एनसीआरबी की वेबसाइट है। अरे सुनिए ना सर, ये एनसीआरबी की वेबसाइट है और मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको। देखिए, क्राइम इन इंडिया 2022, ये आखिरी डेटा अपलोडेड है। तो 2023 की जो प्राइमरी रिपोर्ट आई थी उसको कोट मत करिए, क्योंकि उसमें आंकड़े नहीं दिए गए थे फाइनल। तो जब फाइनल आंकड़े आएंगे तो उसकी चर्चा करिएगा। आखिरी डेटा क्राइम इन इंडिया 2022
का ही डेटा उपलब्ध है एनसीआरबी की वेबसाइट पर। तो आप अपने हिसाब से कोई वेबसाइट ऑपरेट करते होंगे, तो ये अजय वर्मा जी आपकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं है। तो तैयारी करके आया करिए मेरे सामने कम से कम। आप बोलिए विक्रम जी, 10 सेकंड सर, क्लोजिंग कमेंट, फिर मुझे रुकना होगा। राकेश जी, अपराध समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है हत्या, क्योंकि वो छुपाया नहीं जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता है। आप देखें हत्या के अपराधों में कितनी गिरावट आई है, ये दर्पण है अपराध नियंत्रण पे। मेरी केवल इतनी बात थी। ठीक है सर, ठीक है, वक्त इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।